क्या उसका वो रहा ऑब्जर्वेशन? Observe, it's like a star, but it's not 2D. 2D शेप हम जैसे दिखते हैं वैसे हम्म। नहीं. Like so some upward triangle like this, and there are some downward triangle also. Means like a whole 3D or 4D model like that. And there are so much हम्म। circle surrounds that star. राइट। स्टार ही दिखा बस आपको? क्या कलर वगैरह? So it's very bright, not any dark color, but light and bright. हम्म। ओके। ठीक है। तो आपका कुछ थॉट प्रोसेस था इससे रिलेटेड, या बिल्कुल ये प्लान्ड ही नहीं था आपका? नहीं, प्लान नहीं था. ठीक है। स्टार और ये सब दिखना तो खैर बहुत अच्छा होता है, बिकॉज सारा डिवाइन वर्ल्ड है ना, स्फेरिक। जो भी हमारी स्फेरिकल बॉडीज हैं, सेलिशियल बॉडीज जो हैं, वो सारी बहुत यूनिक होती हैं। मतलब इन अ वे मैंने ऑब्जर्व करा कि ये एक पैटर्न है। मतलब मेरे शरीर के भीतर जी. एक एबिलिटी है जिससे कि मैं पूरी यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकता हूँ। वो मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा था, क्या था उसमें एक जगह एक वो आया डायलॉग कि वो लक्ष्मण जी रामचंद्र जी। हाँ। तो जब वो उन्होंने धनुष तोड़ा तो उन्होंने बोला कि मैं तो ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करता, बट अगर मैं काटने के हिसाब से आऊं तो मैं एक तीर से पृथ्वी के दो टुकड़े कर सकता हूँ। हम्म. तो उससे ये पता चलता है कि उस टाइम पर जो आर्चरी और उसकी पावर्स थी वो डिफरेंट थी। आज उसको सोचना भी पॉसिबल नहीं है। जी. मतलब अभी तक कोई भी न्यूक्लियर वेपन ऐसा नहीं बना है जो जी. कि एक चलाने से पूरी पृथ्वी फटकर कई टुकड़े हो जी. जाए। जी. तो इसका मतलब कि उस टाइम पर जो पावर्स थी वो बहुत डिफरेंट थी। तो जी. और ये पावर्स जो है ये सेलिशियल वर्ल्ड से ही मिलती है। मतलब कोई है शक्ति जो पूरी पृथ्वी को घुमा रही है, पूरे सोलर सिस्टम को घुमा रही है। तो जब हम सबकॉन्शियस में उन एनर्जीज से कनेक्ट होते हैं तब हमारे जी. को वो चीजें पता चलनी शुरू होती हैं। तो फिर जब उतनी बड़ी एनर्जीज पता चलती हैं तो ऑब्वियसली सारा काम करना बड़ा आसान हो जाता है। भाई पहले के टाइम पर जो है अगर मशीन्स नहीं थी जी. तो नदियों के ट्रैक किसने बनाए? पूरा जो सी में जी. डेल्टा रीजन होता है कि जहाँ रिवर से, मतलब आपका कलकत्ता के पास का जो एरिया है वो सारा सुंदरबनी डेल्टा ही है। तो जी. ये डेल्टा बनाए किसने फिर? और बनाए तो किस प्रकार से बनाए? मतलब एक जी. डेल्टा को बनाना बहुत बड़ा टेक्निकल काम होता है। जी. तो बड़े काम करने के लिए वो सेलिशियल वर्ल्ड की ही पावर्स होती है। तो जो ये पूरा सिस्टम चला रहा है, जब आप उस तरीके की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तब आप बड़े बड़े काम करने शुरू कर देते हैं। चलिए अब मैं अपना एक वो शेयर करता हूँ। मैंने जब ये बड़े काम के हिसाब से सोचा था तो
तो हमारा जर्नी जब शुरू हुआ था तो वो प्राइमरीली, मैंने जब काम करना शुरू करा था तो हमारे यहाँ एक एलोपैथिक प्रोसेस था। एलोपैथी के अलावा जितने भी तरीके के मेथड्स हैं जिससे लोगों का हीलिंग या ट्रीटमेंट हो सकता है हेल्थ रिलेटेड, उसको कैम कहते हैं। कैम का फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। ठीक है। अब ये जो जी। कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन था, जब मैंने इस पूरे सब्जेक्ट को, इसको कैम कहते हैं, जी। जितने भी प्रकार के प्रोसेस है उसको एज पर यूएस गवर्नमेंट होल मेडिकल सिस्टम है जैसे एक पार्ट उसका। तो होल मेडिकल सिस्टम में आयुर्वेदा आता है, होम्योपैथी आती है, नेचुरोपैथी आती है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन आती है। माइंड बॉडी इंटरवेंशन है तो आपके किस हर तरीके का मेडिटेशन, हिप्नोसिस, योगा, ये सारा पार्ट आता है। मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड प्रैक्टिसेस में आपका चीरो प्रैक्टिक, आजकल आते हैं ना फेसबुक पे, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो दिखते हैं ना, चीरो प्रैक्टिस जो होती यस है। सर। यस। तो वो ऑस्टियोपैथिक मैनिपुलेशन, किसी भी तरीके का मसाज, तो ये वाला पार्ट होता है। एक जी। एनर्जी मेडिसिन भी अभी यूएस में चल रहा है, एनर्जी मेडिसिन से रिलेटेड है, कोई यूनिवर्सिटी भी है वहां पर, वो जी। डिस्टेंस हीलिंग रिलेटेड पार्ट को क्वीडो, स्पिरिचुअल हीलिंग, ये सारी की सारी चीजें एनर्जी बेस्ड प्रैक्टिसेस में आती हैं। बायोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिसेस में हर तरीके का हर्बल प्रोडक्ट, प्रोबायोटिक्स, विटामिन, ये सारे आते हैं। तो जब मैंने ये वाले पार्ट को देखा तो मुझे पता चला कि हर चीज के लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए। हम्म। हर चीज के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप एनर्जी मेडिसिन में हैं तो ये इनसे आप कोई ना कोई कोर्स करिए और कोर्स करके आप उस चीज को समझ सकते हैं। बायोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिसेस है तो वो भी, उसके लिए भी सर्टिफिकेट्स है। मैनिपुलेटिव मतलब मसाज है तो कोई ना कोई मसाज प्रोसेस में आपने वो लिया हो। तो माइंड बॉडी एक्टिवेशन में, इंटरवेंशंस में हिप्नोसिस, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीजें आती है। आयुर्वेदा में ये पूरा प्रोसेस है। तो जब मैंने ये हम्म। देखा तो मुझे पता चला कि आप किसी भी पेशेंट को टच नहीं कर सकते। हम्म। अगर आप किसी पेशेंट को टच कर रहे हैं तो आपके पास हम्म। सर्टिफिकेट होना चाहिए। जी। अब मैं एक नॉन मेडिको हूं, जी। तो मैं किसी को किसी भी राइट से टच नहीं कर सकता। ना ही मैं उसको कोई भी दवाई बता सकता। हम्म। ठीक है। जी। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई कोविड की। जी। कोविड में ताबड़तोड़ लोग मर रहे थे, और ये जितने भी सिस्टम है इनमें से कोई भी सिस्टम जो है वो काम नहीं कर पा रहा था। जी। तो अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जब किसी के पास ना तो डॉक्टर हो और ना ही मेडिसिन हो, एक इंपॉर्टेंट केस हो गया ना। आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो,
हम्म, 1000 किलोमीटर का वो है जर्नी, आपकी तबीयत अचानक खराब होती है, आपके पास कोई डॉक्टर नहीं है और कोई दवाई नहीं है, तो क्या हम्म। आप अपने आप को ठीक कर सकते हो या नहीं? एनर्जी हीलिंग से कर सकते हैं। एनर्जी हीलिंग से कर सकते हैं। उसमें जो है किसी को भी वो टच करने की जरूरत नहीं है, वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल या इस तरीके के वीडियो प्रोसेस से होता है। तो ये जो डिस्टेंस हीलिंग थी, इस तरीके की जितनी भी डिस्टेंट हीलिंग प्रोसेस जो थे, जब मैंने जी। उनको देखा तो मुझे ये समझ में आया। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, एक सेकंड। जी। जी। सॉरी। तो जब ये वाला प्रोसेस पूरा मैंने देखा, तो मुझे पता चला कि हमारे यहाँ एक हीलिंग का प्रोसेस है जिसको हम डिस्टेंस हीलिंग के तौर पे जानते हैं। और जी। ये डिस्टेंस हीलिंग जो है, इसमें पेशेंट को टच नहीं करना होता, और जी। ये बहुत इंटेंस वर्क है। जब ये इंटेंस पार्ट, मीन्स। मतलब कि आप किसी भी सिचुएशन में लार्जर एनर्जीज को लिफ्ट करके किसी भी व्यक्ति को मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जी। एग्जाम्पल बोलता हूं। एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसको आयुर्वेद में दैव व्यपाश्रय चिकित्सा कहते थे। आप ये नाम, दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, पीडीएफ पे युक्ति, लिखा हुआ है। युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा, सत्वावजय चिकित्सा, इन डोमेन के यूसेज से आयुर्वेद का डेवलपमेंट हुआ था। पूरी दुनिया में जो भी मेडिकल फ्रेटर्निटी है, उसका जो भी कोई काम हुआ है वो आयुर्वेद से स्टार्ट हुआ है। आयुर्वेद से ही एलोपैथिक प्रोसेस का जन्म हुआ। आयुर्वेद से ही होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, चाइनीज मेडिसिन, इन सब चीजों का जन्म हुआ। आयुर्वेद का जन्म दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा और सत्वावजय चिकित्सा से हुआ। वो किस टाइप की चिकित्सा है मतलब? हाँ। अब मैं आपको एक सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं। जी। तुलसी का पौधा आपको पता है? जी। तुलसी के पौधे की क्या गुण होते हैं? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। तुलसी के पौधे में मर्क्यूरी होता है, और उसको लिमिटेड मात्रा में सेवन करने से जो है हमारा शरीर हेल्दी रहता है। जी। ठीक है। आपको ये किसने बताया कि तुलसी में मर्क्यूरी होता है? एक बुक में पढ़ी थी। ओके।
पहले व्यक्ति को ये जी कैसे पता चला कि ये तुलसी का पौधा है और इसमें मरकरी होता है? पहले व्यक्ति को। मैं मेरे पॉइंट की गंभीरता समझ समझा पाया? हम्म, जी ऐसा तो नहीं है ना कि आप सड़क पे चलते चलते इसके भी पत्ते मुंह में चबा लूं, उसके भी चबा लूं, अच्छा इसमें ऐसा होता है उसमें वैसा होता है। ऐसा तो नहीं हो रहा होगा ना? तो कोई एक प्रोसेस ऐसा था जो आपको ये बताता था कि किस प्रक्रिया में किस प्रकार से उसका चिकित्सा के तौर पे यूज हो सकता है। ये जी ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट था उसको कहते थे दैव व्यपाश्रय चिकित्सा। दैव कहते हैं आत्मा को। जी दैव कहते हैं आत्मा को। आपको सबसे पहले किसी भी सिचुएशन में कोई चीज पता चली, आपको पता जी चली या पहले व्यक्ति को, उसको बताने वाला उसकी आत्मा था। जी ठीक है। जी जब ये प्रक्रिया हुई तो मैंने देखा कि ये जितने भी प्रोसेस हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, चाइनीज, ये आत्मा को मानते ही नहीं है। जी बीज मंत्रों को मानते ही नहीं है कि कोई ऐसे बीज मंत्र होते हैं कि जिसकी ऊर्जा हमारे शरीर के तौर पे फिनोमिनली काम करती है। जी ठीक है। जब ये प्रक्रिया हुई तो मैंने, जब मेरा एकदम से ध्यान चला गया कि अरे आत्मा तो इसमें इन्होंने काउंट करी नहीं। बट जैसे ही मैंने आत्मा को काउंट करा, पूरा जी प्रोसेस, मतलब ये प्रोग्राम को अगर मैं टेक्निकली डिमॉन्स्ट्रेट करूं तो मैं ये पूरे प्रोग्राम को आपको एक ही प्रक्रिया से सिखा सकता हूं। सारी चीजें, चाहे वो आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, चाइनीज हो, एनी सब्जेक्ट। जी तो ये मैं क्यों कर पाया? क्योंकि एक था जो बाइंडिंग फोर्स था। आपके और मेरे बीच में एक बाइंडिंग फोर्स है, जी आत्मा। आप मेरे से कैसे कनेक्ट हुए? आप रोज यूट्यूब पे पिछले काफी सालों से कोई ना कोई वीडियो देखते रहेंगे। जी मेरी ही वीडियो आपको क्यों एकदम से ऐसा लगा कि हाँ यहाँ पर जो है? और ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई चार्जेस नहीं लेता। आपने तुरंत थोड़ी देर बात करी और मेरे को चार्जेस भी पे कर दिए। जी वो इनर कन्विक्शन देने वाला कौन था? अपने वो हमारी आत्मा थी, जी जिसके इनर कन्विक्शन से आपको ये पार्ट पूरा पता चला कि नहीं, मैं इसको और देखती हूँ, वीडियो और देखती हूँ। जब आपको लगा कि हाँ ये बिल्कुल एक ऐसी चीज है जो मेरे से कनेक्ट हो रही है, जी तब आपने मेरे को मैसेज डाला या कॉल करा या फिर बोला कि मैं इसको है, फिर आपने पेमेंट भी कर दिया, ऑल दैट। जी और मैं फीस बहुत, ऐसा नहीं है कि मैं नॉर्मल 50-100 रुपए फीस लेता हूँ कि जिसकी वजह से मैं बोलूँ कि एनीबडी कैन पे। मेरे वाले जी प्रोसेस को सीखने के लिए जो है वो व्यक्ति के पास में बहुत पैसे होने चाहिए, और ऐसा जी पैसा कि जिसको वो तुरंत डिस्पोज ऑफ करने में भी ना सोचे। तो जी इतने इनर कन्विक्शन के बाद आपका डिसीजन हुआ। पर आपको कौन बार बार कन्विंस कर रहा था कि आप इस प्रोसेस करो? मैं तो कोई मार्केटिंग भी नहीं करता, मेरा कोई यूट्यूब पे ऐड नहीं चलता, व्हाट्सएप पे नहीं चलता, फेसबुक पे नहीं चलता। जी ये जो बताने वाला है, जो आपको एक चीज के तौर पे डायरेक्ट करता है, वो जी आपकी आत्मा है। जी ये आत्मा को, जो कि डे टू डे प्रोसेस में कहीं नहीं दिखती, आपके डिसीजन मेकिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसी आत्मा को कनेक्ट करने के लिए बीज मंत्र थे। लेकिन ये आत्मा और ये बीज मंत्र, इनमें से किसी भी प्रोसेस में एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब आयुर्वेद में आत्मा का कोई रोल होता है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कुछ घास फूस, पत्ते, भस्म वगैरह होती तो है इनके प्रोसेस में, उससे तबीयत में कुछ फर्क आता है। बट दैट इज स्टिल नॉट डॉक्यूमेंटेड 100%। उसकी मेजर टेस्टिंग्स जो है वो नहीं हुई। एलोपैथी खुद भी मर्करी बेस्ड और सल्फर बेस्ड ड्रग्स में ही बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। एलोपैथिक मर्करी को
मरकरी पॉइजनिंग के तौर पे कंसिडर करता है, वो मरकरी को यूज ही नहीं करता है किसी भी बीमारी और उस सब के हिसाब से। जी। टू एन एक्सटेंट की एलोपैथी में कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो शरीर को ताकत दे, हम्म। ऐसा ताकत कि वो जिसको लेने के बाद में उसका शरीर जो है वो, उसमें सिर्फ स्टेरॉइड्स है, और वो स्टेरॉइड्स के यूज करने पर साइड इफेक्ट्स होते हैं। हम्म। और हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिनको लेने के बाद शरीर की ताकत बढ़ती है, और वो हम्म। सारी दवाइयां वो वाली हैं जिसमें मरकरी पड़ता है। हम्म। तो जब ये वाला प्रोसेस मैंने देखा कि ये जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं, उनसे जो हेल्थ रिलेटेड वो है अप्रोच, जी। उसमें बहुत ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसको कि आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, भाई पहले व्यक्ति को कैसे पता चला कि ये चीज ऐसी भी होती है। तो पहले तो मुझे मरकरी पता हो, फिर वो मरकरी तुलसी के पौधे के अंदर है मुझे ये भी पता हो, और हम्म। फिर मैं उसकी कितनी मात्रा में उसका सेवन करूंगा जिसके बाद मेरे को हेल्थ में तुरंत फर्क आएगा। जी। ऐसे करके आप क्वेश्चन करते हो कि पहले व्यक्ति को कैसे पता चला ये आम का पेड़ है और इसके फल को खाने से जो है मेरे को स्वाद बढ़ेगा, पहली बार हम्म। कैसे पता चला। हम हम्म। गूलर का पेड़ होता है उसके ऊपर भी फल लगता है, बट हम वो वाला फल नहीं खाते, उसका टेस्ट अलग होता है, फल तो सारे के सारे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रक्रियाएं थी वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड थी। जी। उन सारी प्रक्रियाओं का जो सम टोटल था वो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा था। बट हमारे यहाँ आयुर्वेद वाले ही दैव व्यापाश्रय चिकित्सा नहीं जानते, किसी और की तो बात छोड़ दीजिए। जी। युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा ये बताती है हम्म। कि कितनी मात्रा और कितने समय तक देने से रोग ठीक हो जाता है। जी। ठीक है। अब हम्म। जैसे कोई बच्चा जस्ट बॉर्न है, उसको जो है वो जॉन्डिस डिक्लेयर हो गया, आजकल बड़ा कॉमन है, बच्चा पैदा हुआ पैदा होता ही उसको जॉन्डिस है। जब उसको जॉन्डिस है तो उसका लिवर जो है उसको, उसकी एक नेचुरल रेमेडी है कि उसको सुबह की ताजी धूप दिखाई जाए, तो लगातार कुछ दिन तक ताजी धूप दिखाने से वो बच्चा ठीक हो जाता है। जो डॉक्टर्स हैं वो उसको इंक्यूबेटर्स वाली, वो एक बड़ा सा बॉक्स होता है ऊपर उसमें लाइट लगी होती है, उसके अंदर रख देते हैं, और वो लगातार 5-7 दिन तक रखने से तो फिर वो उसका तौर पे वो ठीक होता है। तो एक प्रोसेस हो गया कि जिसमें कि सूरज की धूप दिखाने से वो बच्चा ठीक हो रहा है, और 10-15 दिन रोज दिखाने से जो है वो बच्चे की हेल्थ ठीक होती है। उसी तरह से डॉक्टर्स ने उसका पैरेलल बनाया, एक इंक्यूबेटर मशीन टाइप की बनाई जिसमें बड़ी बड़ी लाइट्स लगा दी, और वो लगातार वो वाली लाइट्स जो हैं जब उस बच्चे के ऊपर पड़ती थी तो उसका जॉन्डिस वो ठीक हो जाता था। तो ऐसे करके हम्म। जी। पहली बात, किसी को ये कैसे पता चला कि ये सुबह की धूप दिखाने से ठीक हो जाएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा बात, कितने दिन में ठीक होगा, क्या उसके हम्म। लिए कोई लैब टेस्ट करना पड़ेगा, या बिना लैब टेस्ट के भी वो ठीक हो सकता है। ऑल दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा का पार्ट था, जिसमें कि क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन दोनों चीजें जो हैं बताई जाती थी। आपको दवाई कितनी मात्रा में लेनी है और कब तक लेनी है, इसके ऊपर का जो रिसर्च था वो युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा कहलाती थी। आज की तारीख में ये भी एक लॉस साइंस है। तो दैव व्यपाश्रय चिकित्सा इज अ लॉस साइंस, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा इज अ लॉस साइंस। सत्वावजय चिकित्सा होती थी आपको कौन सा थॉट रोगी बना रहा है, क्योंकि थॉट जो है वो आत्मा से कनेक्टेड था प्रोसेस। इस पार्ट को आइडेंटिफाई करना ही सत्वावजय चिकित्सा थी। ठीक है। जब ये पूरा का पूरा पार्ट चला
और ये जो सोर्स कोड था, भाई हर चीज एक स्टार्टिंग पॉइंट से होती है ना। अगर हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो वो बाइनरी कोड से बनती है। आपको बाइनरी कोड पता होना चाहिए कि बाइनरी कोड होता क्या है, वो क्यों बनाया गया, क्या क्या पार्ट है। तभी आप पूरे के पूरे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के हिसाब से कर सकते हैं। आप अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपको जरूरी नहीं है कि आप हर चीज में बाइनरी कोड बनाएं, उसके लिए कन्वर्टर है। बट कन्वर्टर को भी किसी ने बनाया ही होगा ना। तो ये जो कंपाइलर और सारी की सारी चीजें होती हैं, इसका सोर्स कोड जो है, कल को बाइनरी की बजाय ट्राइनरी लैंग्वेज कोड हो जाए, तो उस सिचुएशन में किसी को ये कैसे पता चलेगा कि इसको कौन से कंपाइलर में बनाना है, कंपाइलर से क्या ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, सारी चीजें देखनी पड़ेंगी ना। जी। तो उसी तरह से जो स्टार्टिंग कोड है, जहां से ये कहानी शुरू हुई, उसको दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा और सत्वावजय चिकित्सा कहते थे। सब्जेक्ट का स्ट्रक्चरिंग बाद में हुई। किसी ने पार्ट ऑफ द एक्टिविटी को पकड़ा और एक पार्ट डेवलप कर लिया, ऐसे करके ये पूरे दुनिया में हेल्थ सिस्टम चलते थे। एलोपैथी सिर्फ एक विष चिकित्सा के माध्यम से वो चली, और उसमें कुछ पेन किलर्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की चीजें बनी, और वो चीज करते रहे। धीरे धीरे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए उससे बड़ी एंटीबॉडी, उससे बड़ी एंटीबॉडी। आज से 10 साल पहले मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि जो हमारे ये बॉडी जो है, ये इससे इम्यून हो गई है, जो भी हमारी एंटीबायोटिक्स हैं उससे। तो ये 10 साल पुराना वो है। और कोविड के टाइम पे तो ताबड़तोड़ सबको एंटीबायोटिक्स ही दिए गए, तो उसके साइड इफेक्ट्स पैरेलली पक रहे हैं, हर चीज के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो सारी चीजें। सो मेरा कहने का उद्देश्य ये है, एक ऐसी प्रक्रिया थी जो साइड इफेक्ट्स फ्री थी, उसके अंदर एक बृहद चिकित्सा प्रोसेस था, क्योंकि वो ब्रिटिश ड्रिवन नहीं था। जी। ब्रिटिशर्स ने उस पूरे प्रोसेस को कभी प्रक्रिया सर एक्नॉलेज नहीं करा, और एज अ रिजल्ट सब लोग रोगी होना शुरू हो गए, और भारतीय चिकित्सा पद्धति को अपनी काम करने के लिए जगह ही नहीं मिली। और जो आज के चिकित्सक हैं, उन्हें सब्जेक्ट नहीं पता, उनके पास सिर्फ डिग्रीज है। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लोगों के पास बीटेक की डिग्री है, जी। लेकिन उनको जो है पूरा पढ़ाई का प्रोसेस पता ही नहीं है। और सडनली एक कंप्यूटर हैकर आता है जिसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन उसके पास नॉलेज है, वो पूरे सिस्टम को हैक करके दिखा देता है। जी। तो हमारे यहाँ जो प्रोसेस था, उसमें जितने भी काम थे वो इस एस्पेक्ट के हिसाब से कंप्लीट थे, पर हमें अपने काम को करने के लिए जगह ही नहीं मिली। अब जब मैं डिग्री लूंगा, अब डिग्री के लिए मुझे एंट्रेंस टेस्ट देना है, सारी प्रक्रिया करनी है, उसके बाद मैं एक पार्ट ऑफ सिलेबस पढ़ता हूं, मुझे सोर्स कोड तो कोई सिखाता ही नहीं। जी। नेट नतीजा ये हुआ कि हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो गए, लेकिन उनका बाइंडिंग फैक्टर नहीं रहा। तो जब मैंने ये देखा कि मेरे को तो हर तरीके से रोकने का प्रयास करा जा रहा है, अब मुझे अगर कोई सब्जेक्ट सीखना है तो एक डायरेक्ट अप्रोच होनी चाहिए, मैं उस सब्जेक्ट को सीख सकूं, मेरे को आ जाए तो मेरा उसका कोई टेस्ट ले ले। जी। तब फिर मैं इसको बैठा, और मैंने बैठकर जो है एक पूरा अपना चिंतन बनाया कि मैं इस पूरे सब्जेक्ट को दैव विपाश्रय चिकित्सा के माध्यम से ही सबसे कनेक्ट करूंगा। और दैव विपाश्रय चिकित्सा में भी मैंने मंत्र चिकित्सा को अपना बेस बनाया। हमारे मंत्र क्या थे, कैसे थे, और वो किस प्रकार से क्योर करते थे, उस पूरी प्रक्रिया को मैंने आइडेंटिफाई करके एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल बनाया। उस स्ट्रक्चर्ड मॉडल को मैं सिखा रहा हूं। जी। मेरी प्रक्रिया में ना मैं कभी किसी व्यक्ति को कोई दवाई खाने के लिए बोलता, ना कभी जी। कोई एक्सरसाइज बताता। सिर्फ मंत्र और मंत्र की ऊर्जा से उस व्यक्ति की हेल्थ में क्या फर्क आएगा, उसको घड़ी से 2 मिनट में आप मेजर कर सके। ठीक। मान लीजिए आपको जो है कोई, आपके पास में कोई एक पेशेंट आया जिसको कि सांस की बीमारी है, उसको एस्थमा का अटैक हो गया। आपने उसकी हीलिंग करी बिना उसे टच करे, थ्रू अ वीडियो कॉल, और 2 मिनट बाद उसका जो एस्थमा का अटैक था वो शांत हो गया। जी। अब आपको क्या वो इनहेलर लेने की जरूरत है? जी।
आप ठीक हो गए, आपके रोग का हो गया। अब आपको ये प्रक्रिया सिखा दी, आपने उसको सीखा और अपने आप को बीमारी से मुक्त कर लिया, और आपको वो जो इनहेलर और इनहेलर के जो साइड इफेक्ट्स थे उन सब से आपका बचाव हो गया। ये मैंने करा भी क्यों? इसको करने की आवश्यकता क्यों थी? ऑप्शन ए, मैं खाली बैठा था, कुछ काम नहीं था, तो मैंने सोचा चलो कुछ ऐसी कर लेते हैं। ऑप्शन बी, एक बहुत जबरदस्त गंभीर नीड थी। ऑप्शन सी, मेरे पास प्रेजेंट प्रॉब्लम में ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही थीं जिसका सॉल्यूशन एलोपैथी के पास में नहीं था। तो मैंने नई पैथी देखने के हिसाब से काम करा। तो अब नई पैथी देखने के हिसाब से मैंने जब आत्मा या सोल टर्म को यूज करा, सोल एक्चुअली इज नॉट द राइट ट्रांसलेशन ऑफ आत्मा। पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं। आप आत्मा बेस्ड प्रोसेस को जब भारतीय दर्शन और उसमें पढ़ेंगे तो आत्मा का बहुत डीपर मीनिंग है। सोल इज समथिंग विच इज अननोन। अब ये माइंड बॉडी इंटरवेंशन जो था, ये माइंड बॉडी सोल इंटरवेंशन बन गया। ये होल मेडिकल सिस्टम था जिसके अंदर आत्मा को इनकॉर्पोरेट करा गया। बायोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिस में क्या होता है, तीन सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो मेडिसिन में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स नहीं पढ़ाया जाता। तो यहां पर जो सब्जेक्ट डेवलपमेंट जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स इनकॉर्पोरेट करने के हिसाब से है, कि मतलब हमारी जो फ्यूचर मेडिसिन है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिसेस से कनेक्ट हो। मतलब ये है कहने का कि जैसे मैंने मान लीजिए कोई दवा बनाई, और उस दवा को बनाने के बाद कुछ समय मैंने उसे सूरज की रोशनी दिखाई, कुछ समय मैंने उसे चंद्रमा की रोशनी दिखाई। उस प्रक्रिया को करने से उस दवाई के औषधीय गुण बदल गए। इसलिए बायोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिसेस के साथ को मैंने फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के तौर पे इसको डाला। भाई पहले तो सब्जेक्ट की जगह बनानी पड़ेगी ना। एनर्जी मेडिसिन जो है, एनर्जी एक एस्पेक्ट होता है, तीन एस्पेक्ट होते हैं टोटल: इंफॉर्मेशन, एनर्जी और मैटर। इंफॉर्मेशन, एनर्जी और मैटर। हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं, हर चीज को एनर्जी कह रहे हैं, विच इज नॉट द राइट अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल, मंत्र क्या है? अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है? इंफॉर्मेशन। जी मंत्र इज ए इंफॉर्मेशन। बट जी ये इंफॉर्मेशन जो है आपकी एनर्जी बॉडी और आपकी मैटर बॉडी को इम्पैक्ट करती है। तो मेरे जी पास एक ट्राइंगल हो गया: जी इंफॉर्मेशन, एनर्जी और मैटर। अब आइंस्टाइन ने क्या करा, इंफॉर्म एनर्जी और मैटर के लिए बोला कि ये इंटरचेंजेबल है। जी ये आइंस्टाइन की थ्योरी थी। एज अ रिजल्ट ये पूरी जी। प्रक्रिया जो है, एनर्जी और मेडिसिन, ओ सॉरी, एनर्जी और मैटर, अच्छा। ये दो पार्ट में बट गई जिसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। पहला पार्ट है इंफॉर्मेशन टू एनर्जी, और दूसरा पार्ट है इंफॉर्मेशन टू मैटर। जी आप अभी बैठे हैं, बैठे बैठे आपको खबर आई कि जी आपका बच्चा जो है वो 10th में किसी ऐसी स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हो गया जो यूएस में पहली बारी किसी को मिली है। जी ये जैसे ही ये इंफॉर्मेशन आपके कानों में पड़ी, जी। नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या होगा? इमोशंस में चेंज आएंगे। इमोशंस में शायद चेंज मीन्स आएंगे। आप इस बात से खुश होंगे या दुखी होंगे? खुश खुश होंगे सर। आप खुश होंगे। खुश जी होने की
इंटेंसिटी जो है वो इस बात से पता चलती है कि कोई व्यक्ति कितना खुश है कि उसके खुशी के मारे आंसू निकल आए। जी। आंसू निकलने का मतलब क्या होता है? दुख में रोया जाता है, लेकिन ये जी। खुशी के आंसू थे। जी। ये जो आंसू निकले, ये आपका एनर्जी बॉडी को चेंज कर रहे थे। आपके शरीर में जो वाटर कंटेंट था जी। उसमें से कुछ आंसुओं के रूप में माइनस हो गए, मैटर चेंज हो गया। आपकी बॉडी अगर 100.0001 kg की थी, हम्म। तो 0.00001 kg माइनस हो गया। जी। तो आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल चेंज हो गया, आपकी बॉडी का मैटर लेवल चेंज हो गया। हम्म। मेरी बात समझा पाया? जी। तो ये जो एनर्जी मेडिसिन जो है, ये सब्जेक्ट बन गया इंफॉर्मेशन, एनर्जी और मैटर का कॉम्बो। अब जी। ये कॉम्बो कैसा है? मैंने एक कॉपर प्लेट के ऊपर यंत्र जी। बनाया, जी। उस यंत्र के ऊपर कुछ मंत्र लिख दिए, उसके साथ एक उसकी ज्योमेट्रिकल शेप बना दी। जब मैंने ऐसा करा तो जी। इमिजिएटली उस घर का एनर्जी बॉडी चेंज हो गया। हम्म। घर का एनर्जी बॉडी होता है या नहीं होता, ये भी हम्म। डिबेटेबल है। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म। तो हमारे यहाँ ये हो गया मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड प्रैक्टिसेस। तो मैनिपुलेटिव और बॉडी बेस्ड प्रैक्टिसेस को बॉडी, माइंड एंड सोल बेस्ड प्रैक्टिसेस बना दिया। सो मेरे पास तीन डोमेन थे: माइंड, बॉडी और सोल। इसको हम क्या बोलते हैं? सटल बॉडी, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस बॉडी, और इसको हम बोलते हैं कॉजल बॉडी। तो अभी आज की तारीख में हमारे पास कॉजल बॉडी का कोई रिसर्च बेस्ड वो नहीं है प्रोसेस जो इसको हम्म। स्वीकार कर ले। हम्म। तो इस प्रकार से मेरे ये 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों सब्जेक्ट चेंज हो गए। तो मैंने हम्म। आइडेंटिफाई करा कि मैं एक आत्मा की बात करना शुरू करता हूं जिसको ये लोग स्वीकार नहीं करते, और हम्म। इनके पास में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि ऑटिज्म, हम्म। कैंसर, ऐसी तमाम, मतलब 300 के करीब तो बीमारी मैंने ही लिस्ट बनाकर देखी थी, जिसका एलोपैथी के पास कोई इलाज नहीं है। हम्म। एलोपैथी के पास इलाज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इलाज ही नहीं है। हम्म। हम्म। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि एलोपैथी जिस प्रकार से चिकित्सा करती है उसमें उस बीमारी का इलाज नहीं है। इसका यह भी मतलब नहीं है कि एलोपैथी महान है और जिस दूसरी नई पद्धति जिसको हम अकाउंट फॉर कह रहे हैं वो महान नहीं है। हम्म। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। इस बीमारी का इस बीमारी में मतलब इस प्रक्रिया में इलाज है, इस प्रक्रिया में इलाज नहीं है, ये सिर्फ इतनी सी बात है। जी। लेकिन जो लोग एलोपैथी फॉलो करते हैं वो इस आत्मा और इस पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। हम्म। तो जी। जब ये प्रक्रिया हुई, तब इस पर काम करने की आवश्यकता निकल कर आई। ये मेरा जी। रीजन था काम करने का। मैंने जी। जब देखा कि ये मेंटल हेल्थ की जो डोमेन है, अब मैं आपको इसको एक उससे समझाता हूँ, नेक्स्ट इमेज से, ये वाला। हमारी यही पांच पद्धति, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, आयुर्वेद मेडिसिन, ऐसे करके इनके तौर पे लेकर चले। इसमें एक हम्म। शिगोंग करके प्रक्रिया होती है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर होता है। इससे योगा और मेडिटेशन, आर्ट थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, ये जितनी थेरेपीज बनी, ये हम्म। थेरेपीज जो हैं ये बाइपोलर डिसऑर्डर को कम करते थे। मेडिटेशन से इनकॉन्टिनेंस कम होती थी, हम्म। एक्यूप्रेशर से बैक पेन कम होता था, कीगोंग शीगोंग जो प्रोसेस है उससे अर्थराइटिस में इंप्रूवमेंट आता था, फेथ हीलिंग से डेफनेस में फर्क आता था,
रेकी से इंसोम्निया में फर्क आता था, नेचुरोपैथी से डिप्रेशन में फर्क आता था, चाइनीज हर्बल मेडिसिन से एरेक्टाइल डिसफंक्शन कम होते थे, न्यूट्रिशन थेरेपी से अल्सर्स में फर्क था, फाइटोथेरेपी से कैंसर, पीटीएसडी, फाइब्रोमाइल्जिया, इनमें इंप्रूवमेंट आया। जी पर एलोपैथी से ये ट्रीट नहीं हो रहे थे। ठीक है। तो जब मैंने इस प्रकार से एक एक बीमारी और एक एक थेरेपेटिक प्रोसेस को देखा, तो मैंने कहा कि हाँ, ये पूरा मार्केट एक नए प्रोसेस के लिए तैयार है। माइंड बॉडी एंड सोल इंटरवेंशन से, एनर्जी, इंफॉर्मेशन और मेडिसिन से, मैटर से, मैटर। जी माइंड बॉडी और सोल से, मैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक नई थेरेपी बना रहा हूं। जी अब मैं कौन हूं? बोले जी, नोबडी। तो इस कारण से मैंने आज से 7-8 साल पहले से अपनी ये जर्नी शुरू। पहले तो मैंने पूरा थ्योरी पढ़ा, फिर थ्योरी के जी बाद उसके मॉडल्स बनाए, मॉडल जी बनाने के बाद मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की हीलिंग करना शुरू करा। जी और एक साथ 10, पहले एक एक व्यक्ति की करता था, फिर एक साथ 10 लोगों की करी, फिर एक साथ 50-60 लोगों की करी, फिर एक साथ 600-700 लोगों की करी। पहले जब मैं करता था तो उनको बोलता था कि आप मेरे साथ ये मंत्र बोलो। बाद में सिर्फ मैं ही मंत्र बोलता था, वो सिर्फ सुनते थे। फिर जी तीसरी स्टेज तब आई जब ना वो मंत्र बोलते थे ना मैं मंत्र का उच्चारण करता था, और लोगों को अपने अंदर फर्क महसूस होता था 2 मिनट के अंदर, एक साथ 400-500-700 लोगों को। तो जब जी मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट करा तो मैंने कहा ये तो बड़ा गंभीर सब्जेक्ट है, और हमारे को ये प्रक्रिया बताई नहीं गई। हमारे यहाँ क्या होता है, एक पूजा पाठ की पद्धति होती है। जी पूजा कब करी जाती है? एक निश्चित समय पर, एक जी निश्चित अप्रोच होती है। उसको बताने वाले कौन होते हैं? साधु सन्यासी होते हैं। बट मैं एक मॉडल की बात कर रहा था जो कि एक साइंटिफिक बेसिस था। अब मैं वो साइंटिफिक बेसिस किसके साथ शेयर करूं? तो मैंने रिसर्च पेपर्स लिखे, और मैंने कहा कि जो थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं वो वैलिड नहीं है। 6 रिसर्च पेपर मैंने लिखे, आपको कभी टाइम मिले तो उनको पढ़ के देखिएगा। जी वो डीप फिलोसफिकल पॉइंट्स को हमने उसमें इनकॉर्पोरेट करके बोला कि ये जैसे हमारे को बताए गए हैं वो प्रक्रियाएं वैसी नहीं है। तो इस प्रकार से जब मैंने इस पूरे प्रोसेस को इन्वोक करा, जी तब मुझे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड डीपर प्रोसेस पता चले। मैं कंपेयर कर पाया कि जो आज का कैम है, जिसको जी कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कहते हैं, और जिसको मैं प्रपोज कर रहा हूं, जी उसमें बहुत गंभीर फर्क है। सो मच सो दैट कि मैं किसी पेशेंट को टच नहीं कर रहा, मैं किसी को कोई एक्सरसाइज नहीं बता रहा, मैं किसी को कोई दवाई नहीं दे रहा, और फिर भी व्यक्ति को उसके डिजीज पैरामीटर में चेंज हो रहा है। मैं मेरी बात समझा पाया? पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। आप जी पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, 1 पे करो, 10 पे करो, 100 पे करो, 1000 पे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मेजर कर लिया, मुझे पता है ये चीज चलती है। आप मेरा टेस्ट लो, अगर मेरा वो टेस्ट वैलिडेट नहीं हो पाता तब हम इसको बात करें। जी जब मैंने एक एक करके, तो अब मेरे को क्या प्रॉब्लम आई? जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी उसने जी टच करना ही बंद कर दिया। साइंटिफिक जी प्रोसेस के लिए रिसर्च करने के तौर पे वो सपोर्ट नहीं करा। जी क्यों? वो उनके अपने बिलीफ प्रोसेस थे। तो जी मैंने क्रोनिक पेशेंट्स को जब इम्पैक्ट करके दिखाया तो वो इम्पैक्ट हो गए। मैंने कहा मैं एक लेवल के बाद अब रिसर्च खुद नहीं करूंगा। आप मेरे पास कोर्स करने आए, आपका मन है कि मैं कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करूं, उसमें क्या क्या करना है मैं आपको गाइडेंस पूरी प्रोवाइड करूंगा। आप रिसर्च पेपर अपने नाम से अंडर माय गाइडेंस उसको पब्लिश करिए। जी कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन जो आपको चाहिए और आपको नहीं नहीं है आपके पास में, वो मेरा काम है आपको प्रोवाइड कराने का। आप करो। अगर मैंने एक व्यक्ति की हीलिंग करी, उसको फर्क आया, तो
मेजर्ड प्रोसेस कब होगा, जब आप दूसरे व्यक्ति की हीलिंग करो और उसको भी फर्क आए, और वो फर्क जो है हम मेजर कर सके। जी। हम्म। तो मैंने क्या करा, अपने आप को पूरे सिस्टम से बाहर हटाया। मैंने क्या करा, बीज मंत्रों को एक प्रक्रिया में उसको गाइडेड मेडिटेशन या उसको एक गाने के रूप में उस चैंटिंग को रिकॉर्ड करा, और एक जी। बाइपोलर पेशेंट को वो सुनाया। हम्म। अब उसके हेडफोन लग गए, उसके सर पे वो ईईजी टेस्ट की वजह से सारे वो पॉइंट्स बन गए। वो ईईजी टेस्ट में वो बच्चा, मतलब वो जो बच्चा था जिसको बाइपोलर की प्रॉब्लम था, जैसे ही उसने वो म्यूजिक सुनना शुरू हुआ, उसका ब्रेन वेव पैटर्न इंस्टेंटली चेंज हो गया। हम्म। तो जी। जो लोग वो रिसर्च कंडक्ट कर रहे थे, उन्होंने बोला कि दिस इज मिरेकुलस, बाइपोलर का कोई इलाज ही नहीं है। बट इस मंत्र के प्रोसेस को लगातार सुनने से ये बाइपोलर में रिडक्शन आ रहा है, जी। उसका ब्रेन वेव पैटर्न में इमीडिएट फर्क पड़ रहा है। जी। तो ऐसे करके छोटे छोटे चेंजेस को जब हमने बनाया, और इस हिसाब से बनाया कि ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, यू कैन जी। नॉट ट्रीट दिस सब्जेक्ट एज इट इज, आपके सिस्टम में क्या क्या है, तो उसके लिए मुझे मेहनत कितनी करनी पड़ी होगी। तो मैंने वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स को इकट्ठा करके, रिसर्च डॉक्यूमेंट करके, फिर अच्छा होता क्या है कि हर चीज में पैसा खर्च होता है बहुत ज्यादा। तो मेरे जी। को एक लेवल के बाद पूरे प्रोसेस को पकड़ने में, मतलब फिनेंशियली वो पॉसिबल ही नहीं था, मुझे रिसर्च करनी है तो मैं इससे जी। ज्यादा अपना टाइम नहीं दे सकता था, उतना जी। पैसा ही नहीं था मेरे पास में। बट मैंने बेस पॉइंट्स को सारे उसमें साइंटिफिकली मेजर करके रिकॉर्ड करके रख लिया। अब मैं क्या करता हूं, आपको अगर कोई चीज पब्लिश करनी है, अपने नाम से पब्लिश करनी है, आप हमारे साथ में एक राइटअप, जिसको हम एग्रीमेंट के तौर पे कहते हैं, और हम आपको सारी डिटेल उसकी प्रोवाइड करेंगे। आपको अपने वहां पे एक टेस्ट कंडक्ट करना है, और आप अपने नाम से रिसर्च पेपर पब्लिश करिए, अंडर आर गाइडेंस उसको लिखिए। जी। तो जब इस प्रकार से हम एक बड़ी कम्युनिटी बना देते हैं, तो जी। हमारा प्रोसेस घर घर तक पहुंच जाता है। जी। कल को आपको आपके बच्चों ने अगर ये क्वेश्चन करा, मम्मी पूजा करने से क्या फायदा होता है, जी। बताइए फायदा, बताइए मुझे 5 फायदे गिनाइए। Puja is like usually rituals, all the rituals, process. फायदे पूछ रहा हूं, है क्या ये नहीं पूछ रहा। आपके बेटे ने आपसे क्वेश्चन करा कि मम्मी मुझे, आप पूजा रोज करते हो, पूजा करने के क्या फायदे हैं। अगर आप उसको रिचुअल कह रहे हैं, तो वो जी। कहेगा कि क्रिश्चियन लोग तो रिचुअल, अलग तरीके के रिचुअल है, हमारे रिचुअल फर्क है, मुस्लिम्स के फर्क है। जी। तो इसलिए मुझे आप रिचुअल मत समझाओ, मुझे उसका फायदा बताओ। आप पूजा करते हो, दूसरा व्यक्ति नहीं करता, दोनों की लाइफ में क्या फर्क होता है। सब अपने अपने लाइफ जीते। सब अपनी लाइफ जीते, पूजा करें हम्म। तो ठीक, नहीं तो ठीक। ऊपर से डीपर क्वेश्चन है, जैसे कुत्ता जो है वो पूजा नहीं करता, उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका नेचर ही इलाज करती है। ऐसे करके जी। तमाम चीजें हैं। आप पूजा करते हो, आपकी लाइफ में उससे पॉजिटिव फर्क आता है, नेगेटिव फर्क आता है, फर्क आता भी है या नहीं आता, इट इज हम्म। प्योरली अ डिबेट। तो जब मैंने ये सब्जेक्ट पहली बार पढ़ा, तो जी। मैंने इस पॉइंट के ऊपर सोचा कि मैं भगवान को मानता हूं और सामने वाला नहीं मानता, मैं भगवान का रोज नाम लेता हूं, क्या मुझे उससे कोई फायदा होता है, और अगर फायदा होता है तो क्या मैं उस फायदे को नाप सकता हूं। यहां से मेरी जर्नी शुरू हुई।
मेरे मन में ये इच्छा है, मेरे छोटे बच्चे थे, मतलब क्योंकि मैंने तो 10-12 साल पहले करना शुरू करता, बच्चे तो अब जॉब में आएंगे। मतलब नंदनी अगले साल से उसको वो कंपनी में जॉब मिलेगी, अनिरुद्ध को इस उससे अगले साल से मिलेगी। तो मैं जब 12 साल पहले की बात करूं, तो 12 साल पहले मेरे छोटे बच्चे थे, तो मैंने कोई एक बात चली थी, तो मेरे फादर चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं, आईआईटी से पढूं। मैं नहीं पढ़ पाया, मेरा अंदर से वो कनेक्शन ही नहीं बैठा, तो मैंने बीएससी कर लिया, बीएससी के बाद एमबीए कर लिया, और एमबीए करने के बाद मुझे जॉब मिल गई। तो जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने पहली बात ये सोची कि, और मेरे घर में क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, शुक्ला ब्राह्मण हूँ, तो बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ और ये मैंने बचपन से देखा है अपने घर में। तो तो जब मैंने ये प्रक्रिया देखी, तो मैंने पहला क्वेश्चन ये करा कि अगर मैं इस पूजा पाठ के रास्ते पे जाता हूं, तो क्या मैं ये चाहूंगा कि मेरे बच्चे पंडित बने? पहला क्वेश्चन। हम ब्राह्मण हैं, पर क्या हम पंडित बनना चाहते हैं? जो मंदिर में पूजा पाठ और ये सारी प्रक्रिया होती है, क्या हम वो पंडित बनना चाहते हैं? जवाब आया सीरियस नो, मैं नहीं बनना चाहता। ना मैं अपने बच्चों को बनाना चाहता। तो मैंने कहा मैं पूजा करने में अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूं फिर? मैं मेरे बच्चों को आईआईटी से पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी की भी यही इच्छा थी कि वो अपने बच्चों को आईआईटी से पढ़ाना चाहते थे। तो अगर वो आईआईटी से पढ़ना चाहते थे, तो क्या उनको दुर्गा सप्तशती पढ़ने का कोई फायदा होगा? ठीक है जी, मेरे क्वेश्चन इनजेन्युइन तो नहीं है ना, लॉजिकल क्वेश्चन है ना। उस दिन बैठ के मैंने पूरा सब्जेक्ट लिखना शुरू कर दिया, ये क्यों है। एक एक पार्ट पे क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन के आंसर ढूंढे। जब मैंने मंत्र चिकित्सा का पूरा सिस्टम क्रिएट कर दिया, तब मैंने कहा हाँ, मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि पूजा करने के 3 फायदे सबसे बड़े हैं। पहली बात, बिना दवाई के पैसे खर्च करे आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो, पहला फायदा। दूसरा फायदा, अगर आप निर्धन हो तो अपने आप को थोड़े समय पूजा करने के बाद आप धनवान बना सकते हो। तीसरा फायदा, अगर आपका कोई सम्मान नहीं है, तो आप अपने आप को दुनिया का सबसे सम्मानित व्यक्ति भी बना सकते हो। अब ये 3 फायदे तो मजबूत है ना, और मैं तीनों डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा, और मैंने दिखाए भी। क्योंकि मैं इस बात से परेशान था कि अगर मेरे बच्चे आईआईटी में पढ़ने चले गए, आईआईटी में जाने के बाद वो अमेरिका चले गए, तो मुझे यहाँ हिंदुस्तान में अपनी लाइफ को एक ओल्ड एज होम में बिताना पड़ेगा। उनको मैं ये कैसे रियलाइज कराऊं कि ओल्ड एज होम में रहना मेरे लिए भी खराब है और उनके लिए भी खराब है? क्योंकि ये धर्म विमुख है। माता पिता अपने बच्चों को तैयार करते हैं, इसलिए तैयार करते हैं ताकि वो बुढ़ापे में उनके हिसाब से मदद करे, जैसे उन्होंने एक छोटे बच्चे को तैयार करा। जब वो तैयार हो गया, तो वो उसी माता पिता को छोड़कर चला गया, तो वो बच्चा धर्म विमुख हो गया। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? वो धर्म विमुख जो है, उसको धर्म के मार्ग पर लाने के लिए मुझे पहले धर्म को खुद समझना पड़ेगा। जब तक मैं वो धर्म नहीं समझूंगा, अभी हमें सिर्फ रिचुअल बताए गए, धर्म नहीं बताया गया। इस प्रकार से मैंने वो पढ़ना शुरू करा। अब मेरे साथ में प्रॉब्लम क्या थी, ये पूरा सब्जेक्ट संस्कृत में लिखा हुआ था, एंड आई एम सेइंग 2007, आज की बात नहीं कर रहा हूं, 2007 की बात कर रहा हूं। तो मैंने पहली चीज ये करी कि मैंने अपने आप को मास्टर्स संस्कृत के अंदर कोर्स में एनरोल करा। मुझे ये तो पता चले संस्कृत की टर्मिनोलॉजी होती क्या है। सो 2007 से 2009 तक मैंने अपना मास्टर्स करा।
2009 में मैंने अपने आप को पीएचडी में एनरोल करा। और मेरा जी कौटिल्य अर्थशास्त्र था वैसे, पीएचडी का जो टॉपिक था, मैं चाणक्य के ऊपर काम कर रहा था, बिकॉज चाणक्य मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रिफॉर्मर था जिसने इंडियन इकोनॉमी को 1000 टाइम्स बूस्ट करा था फ्रॉम द जी प्रेजेंट डेज एंड नॉर्म्स। तो जी ब्रिटिशर्स ने और इन सब लोगों ने मिलकर क्या करा, चाणक्य को हिस्ट्री से ही बाहर कर दिया। चाणक्य को कोई ट्रेस ना मिल सके, इतना ज्यादा उसको कर दिया। एक जी विक्रमादित्य करके राजा हुआ था, उसको हिस्टोरिकली प्रोसेस से बाहर कर दिया। और हमें वो हिंदू मुसलमानों वाली कहानियां वो सब पढ़ानी शुरू कर दी, अकबर हुआ, बाबर हुआ, और ये 50-100 साल में सारे खत्म हो गए। और जो विजयनगर एम्पायर थी साउथ की, उसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया। कोणार्क टेम्पल था तो उसके जो पूरे स्ट्रक्चरल वो थे, कितने टाइम में क्या क्या चीज कैसे बनी, वो सब हमें नहीं बताई गई। तो हमें जो हिस्ट्री पढ़ाई गई स्कूल के अंदर वो सिर्फ बकवास थी, उसमें कोई काम की चीज नहीं थी। और सो मच सो दैट कि हमारा आईएएस का सिलेबस भी उसी ब्रिटिश हिस्ट्री पे ही आधारित था। जिसकी वजह से जो भी अधिकारी डेवलप हो रहे थे उन सबका सॉफ्टवेयर भी करप्ट हो गया था, तो मेरा काम बड़ा मुश्किल था। जी हम्म, मैं कभी भी कहीं जाऊं, मैं कहीं भी बैठ के पैसे कमा सकता हूं, ये सिर्फ मुझे मेरे गुरुजी ने बताया। कि बोले बेटा अगर कहीं भागना दौड़ना है तो भागने दौड़ने से क्या पैसे कमा सकते हो? बोले मैं यहाँ जंगल में बैठा हूँ, जंगल में बैठ के आयुर्वेदिक दवाइयां लोगों को देता हूँ और वो लोग स्वस्थ हो रहे हैं। और मेरी दवाइयां सस्ती भी नहीं है, महंगी दवाई है। तो मैं इस कारण अपना सर्वाइवल भी कर रहा हूँ, खुद भी खाना खाता हूँ, और 100 साधुओं को भी भोजन कराता हूँ, 50-100 गायों को भी भोजन कराता हूँ। और एक व्यवस्थित व्यवस्था मैंने बना रखी है। जब उन्होंने ये बोला तो मैंने कहा मेरे गुरुजी तो अकेले ही व्यक्ति हैं, और वो एक गांव के अंदर बैठे हुए हैं। मेरे देश में तो 6 लाख गांव हैं, एक अकेले गुरुजी से क्या फर्क पड़ेगा? तो मैंने कहा जब मुझे पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी तो मैं भारत के 6 लाख गांव के अंदर 6 लाख गुरुजी पैदा कर दूंगा। पर तब करूंगा जब इस देश में मुझे खुद पता चलेगा कि धर्म के मार्ग पर चलने से क्या फायदा होता है। कहानी में मेजर ट्विस्ट तब आया जब मैंने मंत्रों को ढूंढना शुरू करा, और जो मंत्र किताब में लिखे हुए थे उनमें कम ऊर्जा थी, और जो मैंने उनके ट्रांसफॉर्म करा उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा थी। तो छोटी छोटी चीजों को आइडेंटिफाई करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हर सही चीज में कम ऊर्जा क्यों है। जी एग्जाम्पल के तौर पे, आप अगर टैक्स नहीं दे रहे जी तो आपको सरकार पनिश कर रही है। हम्म, लेकिन मायावती के पास 50,000 करोड़ है, जी तो वो 2 लाख रुपए वाले को तो परेशान कर रहे हैं, लेकिन 50,000 करोड़ वाले को परेशान नहीं कर रहे। जी ऐसे करके मैंने छोटे छोटे सारे पॉइंट्स के ऊपर काम करा, और फिर मैंने ये प्रोग्राम डिजाइन करा। ये मेरा बेस था पूरे प्रोग्राम का। मैं जी किसी से ज्यादा बहस तो नहीं करता, पर ये जी गारंटी देता हूं कि मेरे प्रोग्राम में 2 महीने से लेकर 1 साल तक देने से जी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी तो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आप किसी भी व्यक्ति को अपने स्पिरिचुअल होने का लाभ बता सकते हैं। आप पूजा कर रहे हो तो मेरी तबीयत खराब है, आप उसे ठीक कर सकते हो। पहला पार्ट, बिना जी छुए, बिना दवाई के, बिना किसी उसके प्रोसेस के। जी ये मेरे मॉडल की स्ट्रेंथ है। जी अब आते हैं, आपने जब ये प्रोग्राम में एनरोल करा था तो आपने मुझे ये बोला था कि मैं ये यूनिवर्स को जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है और एस्ट्रोलॉजी पढ़ के मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस यूनिवर्स के पर्टेनिंग है और मुझे वो नहीं पता। जी तो मैं इस रीजन से ये कोर्स कर रही हूँ, ताकि मुझे पता चले कि ये सब क्या है, हो कैसे रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर ये वाली स्लाइड है, प्रश्नोपनिषद कहते हैं इसको। और इस एक स्लाइड से मैं जी आपको संपूर्ण ईश्वर के दर्शन कराऊंगा, पर उसमें टाइम लगेगा। और आज के 10 बज चुके, तो हम जो है, और आपको भी जाना है और मेरे को भी अब काम है, तो इसको हम कल करेंगे। कल होगी क्लास हमारी। कल नहीं मतलब सैटरडे आप फ्राइडे सैटरडे सैटरडे नाइट को सर। सैटरडे नाइट को वो करनी है, तो जी आपका सैटरडे नाइट तो मेरा कल की रात होगी ना? नहीं परसों की, संडे को सॉरी, संडे परसों की।
संडे मॉर्निंग आपको मतलब। मेरा संडे मॉर्निंग होगा ना, कल क्लास जी। नहीं होगी, ठीक है। तो ये प्रश्नोपनिषद जब भी आपको टाइम मिले आप गूगल करके पढ़ लेना बस। जी। इतना करना है आपको कि अगर आपको टाइम मिले, नहीं तो मैं जी। पूरा पाठ पढ़ाऊंगा और बड़े अच्छे तरह से पढ़ाऊंगा। संस्कृत जी। और इंग्लिश और हिंदी में गूगल में प्रश्नोपनिषद पूरा दे रखा है, बहुत छोटा सा है, 20-25 जी। पेज का होगा मैक्सिमम। जी। तो जितना आपको टाइम मिले इसको बस पढ़ लीजिएगा। जी। प्रश्न करने की क्षमता, इससे बढ़िया कोई डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे उसमें। और हमारे वाले जितने भी हमें बताते हैं, लिटरली मैं सबको गधा ही कहता हूं, क्योंकि जी। हमें जिस तरह से ईश्वर बताया गया और एक्चुअल ईश्वर का जो प्रक्रिया थी, वो इतनी साइंटिफिक थी जो प्रश्नोपनिषद पढ़ने पर ही मुझे पता चली थी। जी। तो आप इसको पढ़िए और फिर जो है हम परसों कनेक्ट करते हैं। जी। सर वन क्वेश्चन, जो आप बोले कि मतलब जब एनर्जी हीलिंग करते हैं तो एनर्जी एंड मैटर एक्सचेंज होते हैं, राइट? यू सेड। बिल्कुल। तो जो मंत्र से कुछ भी मतलब डिजीज को हील करते हैं, तो मतलब क्या एनर्जी मतलब कैसे क्या एक्सचेंज होता है हीलर और एक पेशेंट में, क्या मतलब कैसे एक्सचेंज होता है? मेरे प्रोसेस में पेशेंट और जो डॉक्टर है उसके बीच में कोई एक्सचेंज नहीं होता। मैं सिर्फ आपको मंत्र लिखवाऊंगा, उस मंत्र का एनर्जी आप लिफ्ट करोगे, और लिफ्ट जी। करने के बाद आप दूसरे जी। व्यक्ति में डालोगे। आप कोई चीज में एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करते। जी। मतलब कहने का ये, लेट सपोज मुझे प्यास लग रही है, आपने पानी पिलाने के लिए, मुझे पता चला कि आप पानी पिलाओगे, तो जी। आपने अपना पानी मुझे नहीं पिलाना है। जी। आपने ओ। अपने सामने एक खाली गिलास रखा, उसमें जी। मंत्र की एनर्जी डाली, और वो मुझे जी। दे दिया पीने के लिए। जी। आपका मेरा कोई एक्सचेंज नहीं है। एक्सचेंज है तो उस मंत्र का और मेरा है। मैं पेशेंट हूं। जी। एंड ये साइंटिफिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा मैं आपको। हमारे पास 2-3 बार ऐसे पेशेंट आए जिनका वेट बहुत था। जी। हमने उनकी हीलिंग करने से पहले उनको बोला कि आप मशीन पे अपना वेट चेक करिए। जी। और उसके बाद उन्होंने जो है, ओबेसिटी के पेशेंट्स थे, तो सीरियस पेशेंट थे, मतलब 100-150 किलो वजन है और 5 फुट 5 इंच हाइट है, ऐसे करके। हम्म। तो उनकी हीलिंग करने से पहले और हीलिंग करने के बाद जी। 15 मिनट मैक्सिमम टाइम लेते हैं हम। उनके वजन में आधा किलो से ऊपर का फर्क था। ये मेरी बात, साइंटिफिकली क्या होता है लेकिन? साइंटिफिकली जो सबसे बड़ा पार्ट है वो ये है कि हम थॉट को एक्नॉलेज ही नहीं करते। मतलब जैसे आज की तारीख में कंप्यूटर साइंस में कॉग्निशन पढ़ाया जाता है सब जगह, है ना। जी। कॉग्निटिव हाँ। थिंकिंग ये सब पढ़ाया जाता है। थिंकिंग पढ़ाई जाती है, थॉट क्या होता है ये नहीं पढ़ाया जाता। आप गूगल करेंगे कि थॉट क्या होता है, उसका कोई हम्म। कॉन्क्रीट आंसर नहीं निकलेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है, आपको मजा आएगा। दैट आई कैन 100% श्योर। बट आई थिंक आपको जाना होगा ना, 10 तो बज गए, मतलब बाय वॉच हम्म। आपको लेट नहीं हो रहा होगा, अभी 10-20 हो गए। हाँ, लेकिन ये पढ़ाई में मुझे बहुत इंटरेस्ट रहता है, इसीलिए मैं सोचा कि थोड़ा ज्यादा मतलब जागूंगा लेकिन मैं क्लास तो कर मैं लूंगी। मुझे आप ज्यादा टाइम बोलोगे मैं आपको ज्यादा टाइम दे लूंगा। आप सुबह शाम क्लास बोलोगे मैं सुबह शाम ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जनवरी अपना, 10th के बाद हम वो कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे लोगों का स्कूल खुल जाएगा तो मैं और ज्यादा फ्री हो वो जाऊंगी। कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझे मेरे को सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए जितना टाइम देना है मैं आपको 100% दूंगा। मेरे को तो अच्छे लोग चाहिए, वो लोग चाहिए जो सब्जेक्ट को मन लगाकर पढ़े। जी। अकेले भगवान को देखने के बाद में जो है मेरा क्या फायदा होगा। बट अगर सब लोग मिलके करेंगे तो बहुत जल्दी सब, भाई मैं मैक्सिमम 100 जनों को सिखा सकता हूँ। बट अगर 100 जने 100 जनों को दिखाने सिखाने के हिसाब से रेडी हो गए, तो दस जी। हजार लोग हो जाते हैं। हम्म। तो मेरे को तो ये पूरे प्रोसेस को, और मैं सिर्फ ब्राह्मण्स को ही सिखाना चाहता हूँ, मतलब मेरे को और किसी कास्ट के हिसाब से मतलब भी नहीं है। एंड मैं बहुत ब्लंट हूँ कुछ चीजों के मामले में। तो मेरे को जी। लगता है कि स्पिरिचुअल जर्नी भगवान ने ब्राह्मण को बनाया सिर्फ इसी वजह से कि वो स्पिरिचुअल जर्नी के प्रोसेस से उसको ट्रांसफॉर्म कर सके। सो देर इज नो अदर रीजन। जी।
तो इसलिए जो है हमारे अंदर वो नेचुरल एबिलिटी, जैसे बनिए को व्यापार समझ में आता है, हमें भगवान समझ में आता है, बट किसी ने हमारी किताबों को गड़बड़ कर दिया, उसको जी। रिचुअल बेस्ड बना दिया। भगवान में और मेरे में रिचुअल का कोई मतलब ही नहीं। माँ बच्चे को फीड क्या रिचुअल से कराती है? वो तो जब मांगता है, जिस स्थिति में मांगता है, माँ तुरंत बच्चे के पास दौड़ कर आ जाती है। इमोशन तो वो होता है ना। जी। माँ बच्चे के बीच में तो मैं और मेरी डिवाइन मदर जो है, उसके जी। बीच में तो जैसे ही मैं चीख के पुकारूंगा कि माँ मेरे को जी। भूख लगी, तो मेरी वो डिवाइन मदर तो प्रकट हो जाएगी कहीं से भी, चाहे जितना मर्जी जरूरी कोई काम कर रहा हो। सिर्फ मुझे जी। वो ढंग से चीखना आना चाहिए, सो दैट उसको ये रियलाइज हो कि ये वाकई भूखा है इस समय। तो जी। स्पिरिचुअल प्रोसेस में जब आप पढ़ना शुरू करते हो, जब आपको एक वा रियल टाइम थर्स्ट जागृत होती है ना कि ये मेरा प्योर डोमेन है, जी। तब वो वहां जी। पर डिवाइन एंट्री होती है। जी। वो नहीं जैसे वो पिक्चर्स में दिखाते हैं कि वो सारे गुंडे बदमाश सबको मार रहे हैं, जब वो जी। बिल्कुल चीख चीख के कहते हैं कि हाँ भाई हमें कोई बचाने वाला है या नहीं है, तब हीरो की एंट्री होती है। तो ऐसे करके ब्राह्मण्स की सबकी एंट्री ऐसी ही होगी आने वाले टाइम में। एंड टेक माई जी। वर्ड्स, मैं अगर कोई चीज बोली है तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपनी चीज ना कर पाऊं तो ऐसा कोई दिन नहीं आ सकता। अगर जिंदा हूं तो मैं वो चीज करके ही दिखाऊंगा। क्योंकि हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि पैसा कमाने से जरूरी काम दूसरे भी है। जी। भगवान को प्राप्त करना जो है वो पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि जब बीमारी आएगी तो बचाएगा कौन? डॉक्टर तो खुद ही कमाने में लग रहा है। जी। तो बड़े गंभीर वो हैं। तो बट ये है कि हाँ, अब मेरे रिसर्च वाला पार्ट पूरा हो गया, अब मुझे सबको रिसर्च करवानी है। कुंफू पांडा पिक्चर देखी है आपने? हाँ, देखिए। 3 पार्ट में है, अभी जी। चौथा आया है कुछ दिन पहले। जी। पहले 3 देखे हैं? हाँ, दो देखे हैं। कौन कौन तीसरा से? नहीं। 1 और 2। थर्ड। अब आप ये आप अपना होमवर्क मान लीजिए, आपको कुंफू जी। पांडा 1, 2 एंड 3 तीनों देखने हैं। अगर आपने थर्ड नहीं देखा है तो पहला थर्ड देखिएगा, और उसके जी। बाद तीनों एक एक करके बैक टू बैक देखिएगा। पहला पार्ट है, मुझे ये जी। विश्वास हो कि मैं वो डिवाइन वॉरियर हूं। पहला पार्ट। जी। डिवाइन वॉरियर बनने के बाद दूसरा पार्ट है इनर पीस, मैं अंदर से शांत हूं। तो जब तक मैं जी। इनर पीस को नहीं अटेन करूंगा, मैं कोई भी काम नहीं कर सकता। वो मतलब कहीं ना कहीं मुझे डेविएट करती रहेगी। तीसरा है ट्रेन दी ट्रेनर। जी। मैंने कोई चीज सीखी तो मैं सिखाऊंगा कैसे? ऐसे सिखाऊं कि सबको सीखने का मन करे। जी। तो इसलिए जो है, ये आपका होमवर्क है अगले 3 दिन का। आपको सैटरडे को भी क्लास ना करनी हो तो मत करना, लेकिन आप जी। कुंफू पांडा पहले वॉल्यूम 3 देखिएगा, फिर जी। 1, 2 देखिएगा। 4 तो बेकार है बिल्कुल, वो बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक है। जी। तो और इसलिए जो सर, है, वन मोर क्वेश्चन कि एनर्जी हीलिंग से मतलब कैन एवरीबॉडी बी हील्ड एनी टाइम एंड एनीवेयर? हाँ, हम तो ऐसे ही क्योंकि करते हैं, एस्ट्रोलॉजी अदरवाइज हम तो यहाँ बैठे बैठे काम ही नहीं कर सकते। नहीं, मैं मतलब ऐसे सोच रही थी कि एस्ट्रोलॉजी में अगर मतलब ऐसे कुछ दशा चल रहा है कि कभी कभी डिजीज डिटेक्ट ही नहीं होता है, कि हील भी नहीं होता है, ऐसे कुछ दशा जब रन करता मतलब है। मैं तो आपकी एस्ट्रोलॉजी भी चेंज कर दूंगा इस 2 महीने के अंदर। तो इसलिए उसकी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने अपने प्रिंट आउट्स देखे हो, तो लेवल जी। 3 के जो प्रिंट आउट्स हैं उसमें हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं। हम्म। हर चीज बीज मंत्रों पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो वास्तु हो, चाहे चक्रास हो, मतलब जी। दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट, न्यूमरोलॉजी हो, वो सब बीज मंत्रों पे कन्वर्ट हो जाएगा। और जो मतलब एनर्जी हीलिंग आप जो बोल रहे हैं वो मतलब कैसे डिजीज ठीक हो रहा है, वो एनर्जी जाके किस लेवल पे काम कर रहा है, मतलब कॉजल बॉडी, सटल बॉडी या ग्रॉस बॉडी डायरेक्ट काम कर रहा है? ये मुझे जानना है इमिजिएटली कि तो वो कौन सा सटल वर्ल्ड में, एनर्जी। हाँ। इमिजिएटली तो सटल वर्ल्ड में जाती है। जी। बट इन्वॉल्व तीनों ही वर्ल्ड होते हैं, ग्रॉस, सटल एंड कॉज। अदरवाइज वजन कैसे कम होगा किसी का? मैंने हीलिंग करी, उस हम्म। व्यक्ति का वजन कम कैसे होगा? वजन तो मुझे फिजिकल डोमेन में है ना। साइंटिफिकली
हाँ, लेकिन मुझे साइंटिफिकली जानना है, इतना जल्दी मतलब कैसे बस मतलब कॉजल बॉडी में जाने से फिर मतलब फिजिकल बॉडी या ग्रॉस बॉडी में कैसे चेंजेस हुआ, ये मुझे तो समझ नहीं आ उसका जो रहा। बेस्ट तरीका है वो ये है कि जब भी हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो आप ये अपने क्वेश्चन दोबारा रखिएगा, क्योंकि अब टाइम हो गया। जी। मेरे ख्याल से आपको कहीं जाना है, तो मुझे तो आपके जाना हिसाब है। से है तो जाना है, तो फिर आप जाइए। मेरे सब्जेक्ट में बैठेंगे तो फिर 2 घंटे भी कम है। ठीक है। ठीक ठीक है, है आई ना? लास्ट। छोटी छोटी चीजों से होगा, तो इसलिए आज जो है उसको नहीं करेंगे। बट जी। कल सो या परसों विल जब बी। भी वो टाइम होगा मुझे पहले बता दीजिएगा। जी। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। टाइम का मतलब, टाइम का ये है कि 1-2 घंटे पहले पता हो कि हाँ हम क्लास कर सकते हैं, तो उस अच्छा। टाइम पे अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मैं